नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना काल के बीच खुले स्कूल, अभिभावकों में देखा जा रहा कोरोना का भय। स्वर्गीय पंडित राम सागर शास्त्री जी की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित हुई संगोष्ठी। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक। सामने आई कांग्रेस की गुटबाजी। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। काफी समय बाद कोरोना काल के बीच खुले स्कूल, अभिभावकों में देखा जा रहा कोरोना का डर। काफी समय बाद कोरोना काल के बीच खुले स्कूल में कोरोना वायरस संक्रमण का असर साफ दिखाई दे रहा है। सरकार के इस फैसले पर, जिस पर 10वीं और 12वीं कक्षा को विधिवत चालू करने के लिए आदेशित किया गया था, रीवा के कई स्कूलों में उपस्थिति ना के बराबर साफ तौर पर दिखाई देती है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं, जबकि सरकार ने कहा है 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा हर हालत में होगी। 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाओं का फरमान भले ही आ गया हो, लेकिन रीवा में स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या ना के बराबर है। सरकार ने काफी समय बाद 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाओं की हरी झंडी दे दी है। नियमित कक्षाओं को लेकर स्कूलों में तैयारियां भी की गई है, लेकिन अभिभावकों में कोरोना का डर अभी भी सता रहा है, जिसका नतीजा है कि स्कूलों में छात्र संख्या ना के बराबर है। रीवा शहर के सर्वाधिक छात्र छात्राओं वाले शासकीय मार्तन क्रमांक 1 और शासकीय पीके स्कूल में सरकार के तमाम दिशा निर्देश का पालन नजर तो आया। जो नजर नहीं आया वह थे छात्र। सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्कैनर जैसी चीजें तो वहां दिखाई दी, टीचर भी दिखाई दिए, बस केवल छात्रों की कमी रही। लगभग 150 साल पुराने मार्तन स्कूल, जिसकी अब रीवा में बढ़ती छात्रों की संख्या को देखते हुए 3 शाखाएं हो गई है। कुछ बच्चे नजर आए, फिर भी स्थिति संतोषजनक थी। बुरा हाल तो लड़कियों के सबसे बड़े स्कूल पीके स्कूल का था, जहां शुक्रवार को 5 छात्राएं आई थी, वहीं शनिवार को एक भी छात्रा स्कूल में उपस्थित नहीं हुई। शहर में भले ही कोरोना वायरस संक्रमण का डर ना दिख रहा हो, लेकिन स्कूलों में यह डर अभी भी व्याप्त है, जिसकी एक वानगी यह है कि तमाम सुरक्षात्मक इंतजामों के बाद भी स्कूलों में छात्र छात्राओं का ना होना अब देखना है। निकट भविष्य में स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? आज की स्थिति तो ये है कि कक्षा वाइज उपस्थिति जो मेरी क्लास की आज की रही है, उसमें आपको बताना चाहूँगा, कक्षा 12 में जिसमें कि 353 बच्चे दर्ज हैं, उनमें से मात्र 26 बच्चे उपस्थित हुए। चूँकि उनके साथ में एक ये शर्त लगी है कि जो सहमति के साथ आए उन्हीं को अलाउ करिए, तो अभिभावकों की सहमति लेकर के केवल 26 बच्चे आए और जिनको हमने कक्षाओं में बैठा करके उनके लिए विधिवत कक्षाएं संचालित कराई। और हम तो अब पर डे यही करेंगे, चाहे जितने भी बच्चे आएँ उनकी नियमित कक्षाएं हम कक्षा 10 और 12 की चलवाएंगे। 9 और 11 के लिए हमने ये बनाया है कि 3 दिन हम 9वीं की कक्षा छात्रों को बुलाएंगे और 3 दिन 11वीं कक्षा के छात्रों को बुलाएंगे। स्कूल में जो हमारे यहाँ इस साल दर्ज बच्चों की संख्या है, लगभग 1150 बच्चे दर्ज हैं और उनमें से आज हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा उपस्थिति है, जिसमें से 12वीं के 26 बच्चे और 10वीं के 47 बच्चे और 11वीं के 19 बच्चे आए हैं। ये आज की सबसे ज़्यादा उपस्थिति है। हाँ, इस कोरोना के बचाव के लिए जैसा शासन की गाइडलाइन है कि बच्चों को पहले तो उनके अभिभावक की सहमति के आधार पर ही आप अलाउ करें और बच्चे जब आएँ तो वो आपस में दूरी बना करके रहें। तो उनको बैठाने के लिए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठाते हैं क्लास में। हर कमरे को हम पर डे सैनिटाइज कराते हैं। बच्चे जब आते हैं तो उनकी थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर के द्वारा उनका हाथ धुलवाते हैं। माने सुरक्षा के पूरे इंतजाम करते हैं और ये मैसेज भी देते हैं अभिभावकों को भी। हमने सम्मेलन के माध्यम से ये कहा है, ऑनलाइन मीटिंग हो चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो, हम उनको समझाते हैं कि बच्चों का भी स्कूल भेजिए। उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं और फिर भी अभिभावकों की मतलब सहमति नहीं मिल रही है। 10वीं में 216 छात्र दर्ज हैं, जिसमें बच्चे आज नहीं आए, है ना। और 12वीं में 439 दर्ज हैं, जिसमें 5 बच्चे कल आए थे, आज एक भी बच्चे नहीं आए और सोशल डिस्टेंसिंग में क्लासेस चल रहे हैं। ठीक, वजह है कोरोना की वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं,
ये तो 2 महीने से करीब चल रहा है कि उन बच्चों की सहमत पत्र के आधार पर बच्चों का क्लास चले। बच्चे सहमत पत्र लेकर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। साहित्य जगत के पुरोधा शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर आयोजित हुई संगोष्ठी। विंध्य क्षेत्र के साहित्य और संस्कृति के प्रकांड विद्वान पंडित रामाधर शास्त्री की प्रथम पुण्यतिथि पर 19 दिसंबर शनिवार को अमहिया स्थित शास्त्री भवन में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। आयोजित संगोष्ठी के दौरान विंध्य क्षेत्र के कई साहित्यकार, नेता व अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। आयोजित संगोष्ठी के दौरान प्रमुख रूप से राजेंद्र शुक्ला, राजेंद्र गहरवार, मदन मोहन द्विवेदी, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, रफीक रिवानी, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी चंद्र, प्रदीप गौतम सुमन, सेवाराम त्रिपाठी, योगेंद्र ताम्रकार, सूरज नारायण पांडे, हर्षलाल शुक्ल, डॉक्टर रामविलास दुबे, डॉक्टर BL मिश्रा, कक्का जगजीवन, राम नरेश निष्ठुर, पत्रकार उमाशंकर तिवारी समेत शहर के अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। आज पंडित राम सागर शास्त्री जी की प्रथम पुण्यतिथि है। विगत वर्ष इसी माह में उनका निधन हो गया था। अनुमानित 94 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ और विंध्य क्षेत्र के बहुत बड़े साहित्यकार थे, संस्कृत के विद्वान थे, हिंदी के विद्वान थे और समाज सेवा में भी रुचि रखते थे और उनकी 18 से अधिक पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं और ज़िले की विभिन्न गतिविधियों में, चाहे वो लक्ष्मण बाग रहा हो, अन्य पौराणिक संस्थाएं रहे हों, मंदिर रहे हों, उनके रख रखाव के लिए उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। और वो रीवा ज़िले के गौरी ग्राम के निवासी थे। गौरी में पुराने समय में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना बहुत कठिन काम हुआ करता था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय की तर्ज पर जिस तरह उन्होंने BHU की स्थापना किया था, उसी की तर्ज पर उतना बड़ा कार्य तो नहीं किया, लेकिन गौरी हायर सेकेंडरी का स्कूल मऊगंज और हनुमाना में सर्वप्रथम गौरी इस हायर सेकेंडरी स्कूल कुछ एक पैसे राशि एकत्र करके खुलवाया था। और विंध्य क्षेत्र में और हमारे परिवार में रीवा ज़िले में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया उन्होंने। उन्हीं की स्मृति में सभी हमारे जितने साहित्यकार हैं, कवि हैं और विद्वान लोग हैं, विंध्य के हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के मुख्य आतिथ्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। हम लोगों का विचार है कि विंध्य दर्शन का जो भाग 2 भाग है उनके द्वारा लिखा गया है, प्रकाशित नहीं हो पाया था। हमारे परिवार के लोग 1 वर्ष के अंदर उसे प्रकाशित करवाएंगे। और भी राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंडित राम सागर शास्त्री की स्मृति में पुरस्कार की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो प्रारंभ किया जाए। उनके द्वारा संस्कृत महाविद्यालय और कई संस्कृत विद्यालय जो संस्कृत की स्थिति है उसके लिए काफ़ी सराहनीय प्रयास शास्त्री जी ने किया है। और ये जगजीवन लाल कक्का जी ने कहा है कि बघेलखंड साहित्य का जो संस्थान है या उसी के निर्देशन में प्रतिवर्ष शास्त्री जी की स्मृति में ये कार्यक्रम संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। तो हमारे समाज में बहुआयामी व्यक्तित्व है। शास्त्री जी समाज सेवा से जुड़े रहे, साहित्य से जुड़े रहे, राजनीति से भी जुड़े रहे और इन तीनों जगह उनकी एक विशिष्ट पहचान थी। वो तो न तब प्रतिबद्ध विचारधारा के थे, उनकी विचारधारा समाज के सर्वांगीण विकास की थी। साहित्य में ये अपवाद हैं शास्त्री जी इस बात के कि कोई अपने अध्यवसाय से, अपनी मेहनत से, अपने संकल्प से कोई बड़ा लेखक हो सकता है, इसके एकमात्र शास्त्री जी उदाहरण है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि साहित्यकार और लेखक जन्मजात होते हैं। शास्त्री जी इसके नितांत अपवाद थे। शास्त्री जी ने साहित्य की जो सेवा की, अपनी मेहनत, अध्ययन, लगन, चिंतन और मनन से की। विंध्य प्रदेश का यदि इतिहास किसी को जानना है, संस्कृत किसी को जाननी है, यहाँ के पुरातात्विक केंद्रों के बारे में जानना है, तीर्थ स्थानों के बारे में जानना है, नदियों तालाबों के बारे में जानना है, समूचे विंध्य प्रदेश को। विंध्य प्रदेश से मेरा आशय
1948 में जो विंध्य प्रदेश गठित हुआ था उस विंध्य प्रदेश से मतलब है। तो ये शास्त्री जी से प्रामाणिक जानकारी दूसरे किसी साहित्यकार में, कम से कम विंध्य प्रदेश के किसी साहित्यकार में नहीं है, जो समग्र रूप से शास्त्री जी के इतने आयामों का पूर्ण आधिकारिक विद्वान हो और जिसके पास सबकी विधिवत जानकारी हो। चाहे संगीत से जुड़े अलाउद्दीन खां के बारे में बताना हो, चाहे तानसेन के बारे में बताना हो। शास्त्री जी की निगाह में एट ए ग्लांस माने एकाएक कभी भी आप उससे पूछ सकते हैं और शास्त्री धारा प्रवाह 10-15 मिनट किसी भी लेखक कभी कलाकार के बारे में शास्त्री जी बता सकते थे। ऐसे आदमी का हमारे बीच से चले जाना और उसकी स्मृति में कुछ भी न होना, ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि हमारे यहाँ की साहित्यिक संस्थाएं, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाएं उनके उस अवदान को उन्होंने किया और उसके बाद आज जो अवशेष उनके रह गए हैं, जो काम नहीं हो सके, विशेष रूप से उनका विंध्य दर्शन भाग 2 जो प्रकाशित नहीं हो पाया, जो कि शास्त्री जी अपने समस्त रचनाओं को प्रकाशन किया। तो मेरी एक आकांक्षा है कि उनका समग्र साहित्य सामने आए। उनके खुशी की बात है कि हमारे साहित्य से जुड़ा आदमी इतना संपन्न परिवार छोड़ गया है, उसके परिवार का हर आदमी अपने आप में आत्मनिर्भर है और शास्त्री के प्रदेश को सामने ला सकता है। शासन यदि मदद करे तो शासन या करते हुए धन्य महसूस करेगा। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक। फिर सामने आई कांग्रेस की गुटबाजी, 2 गुटों में हुई जमकर तू मैं। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इस तारतम्य में राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। नगरीय निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे और स्थानीय राजनिवास में पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक ली। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी के 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर विवाद हुआ। नगरीय निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह दौरा अहम माना जा रहा है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के इस दौरे से संभाग भर के कांग्रेसी नेताओं में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई। रीवा पहुंचे श्री वासनिक ने संभाग के सभी जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि बैठक के दौरान एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी उभर कर सामने आई, जहां निकाय चुनाव से पहले ही दावेदारी को लेकर कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए और जमकर तू मैं की गई। आप देखिए किस तरह कांग्रेसियों ने हंगामा किया। हंगामा करने वाले कांग्रेसी नेताओं में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और सिद्धार्थ तिवारी समर्थक आगे आए और आपस में भिड़ गए, जिसके बाद स्वयं मुकुल वासनिक को सामने आना पड़ा। तब जाकर मामला शांत हुआ। देखिए, समय रहते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि कब कौन सा कदम उठाया जाएगा मैं नहीं समझता हूँ कि वो मुनासिब रहे। किसानों को लेकर जो विधेयक जिस तरह से कानून बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद में किया, वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक रहा, वो पूरी तरह से असंवैधानिक रहा, वो हर तरीके को हमने विरोध किया है। देखिए, विधानसभा के नतीजे जो थे वो पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है क्यों हुए थे। विंध्य संभाग को टारगेट किया गया था, चाहे जिस तरीके से भी टारगेट हुआ हो, वहाँ के नतीजे हमारे ऐसे आश्चर्यचकित नतीजे थे। जहाँ तक लोकसभा की बात है, जब अमित शाह पहले ही कह दें कि 300 पार, तो भाई आप तो चुनाव लड़ना मुश्किल है। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया होना इसका संकेत है कि कोई दूसरा रोल चलता है, जनता का वोट का रोल नहीं है। जहाँ तक
हाल में नगरीय निकाय चुनाव की बात है, वहाँ पर मुकुल वासनिक जी के माध्यम से आज रीवा संभाग के चारों जिलों के लोगों से बातचीत हुई और एक नई ऊर्जा के साथ युवाओं महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए नए चेहरों पर जोर किया जाए, ये बात अवश्य निकली है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन इत्तेफाक से आज ही सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता लोगों ने शंका व्यक्त की थी, उनकी बैठक दिल्ली में हुई है और निरंतर बैठक 2-3 दिन होगी। उसके बाद पूरे देश के संगठन के हिसाब से बदलाव आएगा। देखिए, जहाँ तक खेमे उमे की बात है, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। यदि कांग्रेस अब कमर नहीं कसेगी तो खेमे उमे अपने आप धाराशायी हो जाएंगे। बिना पहचान अज्ञात शव को पुलिस ने दफनाया। घटना चुरहटा थाना के दुआरी अमरिया गांव की है, जहां करंट लगने से युवक की मौत हो गई। इधर करंट में फंसकर मृत युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर दफन करवा दिया है। युवक की पहचान के लिए पुलिस द्वारा उसके कपड़े और अन्य सामान पुलिस द्वारा सुरक्षित रख लिया गया है। जानकारी के मुताबिक दुआरी अमरिया गाँव में एक युवक का शव पड़ा मिला था। निर्माणाधीन मकान के पीछे की दीवार से चढ़ने का युवक प्रयास कर रहा था। इसी बीच युवक छत के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गया और करंट के झटके से नीचे आ गिरा और उसकी मौत हो गई। सुबह युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव की पहचान के लिए सभी थानों को सूचना भिजवाई। युवक 20 से 25 वर्ष के बीच का बताया जा रहा है और उसके पास चोरी में प्रयुक्त होने वाले औजार रखे हुए थे। सभी थानों को उसकी फोटो भेजी गई थी, लेकिन कोई पता नहीं चला। नगर निगम की मदद से पुलिस ने शुक्रवार को उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। आशंका जताई जा रही है कि उसके लापता होने से परिजन अभी अनभिज्ञ है, जिसे किसी भी थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। 16 तारीख की बात है, 15-16 की दरमियानी रात एक अज्ञात पुरुष जो 25 वर्ष का था वो लवकुश मिश्रा के किराना स्टोर के घर के पास में मिला था। पता ये चला कि उसके पास में बिजली का तार उनका गया, उसी से अस्पताल नहीं चला। थाना कराया गया। उसका 16 तारीख से तक बाद शिनाख्त हो नहीं, परिचालन में उपस्थित नहीं हुआ। पश्चात उसका इसके पहले जो है तो LBC ASI थे, उन्होंने उसकी जांच पंचनामा कार्रवाई किए थे। उसमें अभी तक ये है कि वो लड़की के फंसा भी था, जल भी गया था उसका पैर। रीवा के बसामन मामा गौशाला में गौवंश का वैज्ञानिक प्रबंधन, गौशालाओं का स्वावलंबन एवं गौशालाओं के माध्यम से सामाजिक उन्नयन विषय पर कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी, संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला CEO, प्रशासनिक अधिकारी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह भी उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो गौ सेवक है। मोदी जी को बताएंगे कि यहाँ कैसे काम हो रहा है। PM मोदी को लाकर 10,000 गौवंश की क्षमता वाली इस गौशाला का निरीक्षण भी कराया जाएगा। श्री शुक्ल ने कहा कि गौ सेवा बहुत ही पुनीत कार्य है। धरती में कोई जीव नहीं जिसका मल मूत्र पूजा में रखा जाता हो, मगर गाय का मूत्र व गोबर पूजा में रखा जाता है। इसलिए इनके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी आपकी है और इस पवित्र भूमि में जिस तरह से यह कार्य मूर्त रूप ले रहा है, उससे यही लगता है कि कोई दैविक शक्ति साथ दे रही है। श्री शुक्ल ने कहा कि जिले में कुल 82,000 बेसहारा गौवंश है। यहाँ 10,000 की व्यवस्था है, बाकी के लिए जिले के अन्य क्षेत्रों में इसी तरह गौशालाएं बनाई जाएंगी। चित्रकूट और मझगवा से लोग गाय लेके सड़कों में निकल पड़े और मालूम पड़ा कि हजारों गाय जो है वो बसामन मामा की ओर आ रही है।
तो मैंने कलेक्टर को फोन किया था, मैंने कहा भैया अभी तो घोषणा किया है, वहां पे कुछ नहीं है, ये कहाँ जा रहे हैं लोग, इनको रोकिए। तो उन्होंने फिर एसडीएम वगैरह को लगाया, हर जगह रोका कि नहीं भाई अभी तो घोषणा बन गई। हम लोग आ गया था और हमने कहा कि नगर निगम कमिश्नर को हमने बुलवाया, सबको बुलवाया, हमने कहा कि अभी तो इसको खोल दीजिए और जल्दी हम कोई न कोई स्थान तय करके और एक बड़ा स्थान ढूंढेंगे। फिर लक्ष्मण बाग की गौशाला में, लक्ष्मण बाग का इतना बड़ा इलाका था, उसको भी कलेक्टर से बात किया, वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिनको अभी सांसद जी कह रहे थे कि अलग लगाने के अलावा कुछ नहीं करते, तो वहाँ पर पीवीसी थे, सीसीएफ मेरे बहुत बड़ी अधिकारी, नीचे खाई में छोड़ दिया और फिर राजेश पांडे जी कुछ लोगों के साथ मिलकर खाई से निकाल के फिर गौशाला वन विहार में लाए। इसी प्रकार से लक्ष्मण बाग में गौशाला चलाई जा रही है पिछले 10 सालों से। उसमें भी नगर निगम के काजी हाउस में 30 गाय रखने की जगह थी 300 गाय ढूंढ दिया, क्योंकि उस समय जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने कहा कि किसी चौराहे में गाय भटकती हुई नहीं दिखनी चाहिए। स्टेशन हो गया और अब उसकी भूसा और इसका पैसा भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे ये नहीं लगता था कि इतनी जल्दी कितना विशाल रूप की धारण करेगा। तो एक दिन मैंने इनको फोन किया है कलेक्टर साहब को, हमने कहा कि वहाँ बसमा नामा चलना है, उसको दिखाना है, और यहाँ पे लिया के उनको दिखाया, विधायक जी भी थे, और उसके बाद इन्होंने ही अपने तरीके से, उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा। हालांकि रीवा में बहुत सारा काम, मतलब सारा शुरू से लेकर अंतिम तक दिमाग मुझे लगाना पड़ता है, लेकिन अब मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अब प्रशासन भी दिमाग लगा रहा है, और फिर केपी त्रिपाठी जी मिल गए हैं, तो ये कानून प्रधानमंत्री जी ने ला के और खेती को लाभ का धंधा बनाना और किसान को समृद्धशाली बनाना ये जरूरी है, लेकिन उसके साथ नहर आ गई तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या किसान के लिए संभव है कि हर जगह पूरा फेंसिंग करके खेती करेगा? तो इसके लिए जो बेसहारा गौवंश है उनके लिए जब तक उनका जीवन है, कोई अमर होकर नहीं आया है, लेकिन जब तक उनका जीवन है तब तक उनको छाया मिल जाए, उनको पानी मिल जाए, उनको भोजन मिल जाए, इसकी व्यवस्था का ये स्थान, इसका नाम है बसमा नामा गौवंश वन विहार। पूजन कर दिया। बहुत सारे संत आए थे, अयोध्या से संत आए थे, चित्रकूट से आए थे, इलाहाबाद से आए थे, और जबलपुर से प्रेसर स्वामी जी आए थे, जो अध्यक्ष थे गौ संवर्धन बोर्ड के उस समय सरकारी पद में थे वो। और यहाँ पे बहुत बड़ा इसी प्रकार का जवाब था जैसा आज है। कमिश्नर थे, कलेक्टर थे, और सारा वन विभाग तो मुख्य था ही जो इसमें काम कर रहा था। तो जब वो हो गया तो फिर लोगों ने सोचा कि, और उस समय हमने 3 शेड बना दिए थे। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने एनसीसी छात्रों के साथ पुलिस ने शहर में निकाली जन जागरूकता रैली। यातायात को लेकर लोगों को जागरूक करने एनसीसी के छात्रों के साथ यातायात पुलिस ने शहर में निकाली रैली। छात्रों ने हाथों में पैम्पलेट और बैनर लेकर लोगों को बताए यातायात के नियम, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं। इसको लेकर शहर के लोगों को किया गया जागरूक। शनिवार को यातायात डीएसपी मनोज वर्मा के नेतृत्व में एनसीसी के छात्रों के साथ यातायात पुलिस ने यातायात के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शहर में एक रैली निकाली।
इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यातायात के नियमों के बारे में बताया जा सके, जिससे वो नियम के साथ वाहन चलाए। हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के फायदे के बारे में लोगों को छात्रों ने बताया। इन छात्रों ने बैनर और तख्तियों के माध्यम से यातायात के संकेत के बारे में बताया। साथ ही लोगों को बताया गया कि वह वाहन चलाते समय शराब पीकर वाहन ना चलाए, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाए, अपनी जान के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि इसमें उनकी सुरक्षा के साथ ही उनके परिवार की भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। इसके साथ ये भी बताया गया कि वो तेज गति से वाहन ना चलाए और यातायात के सभी नियमों का पालन करे। इसमें अपनी भी सुरक्षा हो और दूसरों की भी दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम किया जा सके। इसके लिए लगातार यातायात पुलिस द्वारा लोगों को अलग अलग तरीकों से जागरूक किया जा रहा है। ये जो यातायात जन जागरूकता रैली आपके सामने एनसीसी के बच्चे और ट्रैफिक पुलिस की मदद से निकाली जा रही है, इसके लिए हमारे पुलिस मुख्यालय, हमारे आईजी साहब, एसपी साहब के मार्गदर्शन पे एनसीसी के बच्चों को निवेदन करके बुलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों की जन जागरूकता का फैलाव, प्रसारण और लोगों के मन में यातायात की कैसे पालन होंगे उसका फैलाना हमारा उद्देश्य है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के पहली मंशा ट्रैफिक को ठीक रखना एवं दुर्घटनाओं में मृत्यु दर 0 करना हमारा टारगेट है। उन टारगेट को पूरा करने में जनता का सहयोग अति आवश्यक है। जनता का सहयोग लेने के लिए यातायात पुलिस ने पंपलेट और तख्तियों के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि 4 व्हील चलाते समय सीट बेल्ट, 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग, रॉन्ग साइड पार्किंग ना हो, दूसरे को आवागमन में समस्या ना हो। ये इस रैली का मुख्य उद्देश्य था, जो बहुत ही सफलतापूर्वक आपके शहर में मुख्य चौराहों पर रैली निकाली गई है। आशा करता हूँ आपके मीडिया और चैनल के माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में यातायात जागरूकता की हमारा उद्देश्य, हमारी रैली का एम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा पहुँचेगी और दुर्घटनाओं पे हम कमी लाएंगे। मृत्यु दर शून्य करने में ये रैली सहायक होगी। राजस्व विभाग की दादागिरी, अधिकारी कर्मचारी झूठे अपराधों में फंसाने दे रहे धमकी। उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए थाना प्रभारी सिमरिया द्वारा अग्रिम जमानत देने से किया जा रहा मना। मामला जिला रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रंगोली का है, जहां रहने वाले वीरभद्र सिंह के ऊपर झूठे तथ्यों पर आधारित तहसीलदार सिमरिया द्वारा फर्जी शिकायत दर्ज कराकर फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने के आदेश जारी किए गए। बावजूद इसके थाना प्रभारी द्वारा मुचल का जमानत देने पर आनाकानी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक वीरभद्र सिंह पिता गजाधर सिंह उम्र 54 वर्ष, निवासी रंगौली थाना सिमरिया जिला रीवा थाना सिमरिया में षड्यंत्र पूर्वक मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी शिकायत के बाद थाना प्रभारी सिमरिया द्वारा पीड़ित को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद आरोपी वीरभद्र सिंह द्वारा अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पीड़ित आरोपी को 30,000 के मुचलके पर थाना प्रभारी व विवेचक को थाने से ही जमानत देने आदेशित किया है, परंतु थाना प्रभारी सिमरिया के लिए उच्च न्यायालय का कोई आदेश मायने नहीं रख रहा है। इसमें जो जिले के भीतर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, भाग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में एसपी साहब से मिलने के लिए थाना सिमरिया के थाना प्रभारी के खिलाफ हम आए हैं। मामला बड़ा गंभीर है अगर उस दृष्टि से देखा जाए और जिम्मेदारी महसूस की जाए। थाना सिमरिया में एक रिपोर्ट दर्ज हुई, तहसीलदार सिमरिया द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें अपराध क्रमांक 255/2020 दर्ज हुआ। उसमें 353 का मामला पंजीबद्ध किया गया और ये कहा गया कि वीरभद्र सिंह ये निर्वाचित सरपंच हैं, लगातार 4-5 वर्षों से ये 4-5 टर्म से ये सरपंच हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं।
इनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ कि ये इन्होंने तहसील में घुस करके तहसीलदार साथ मारपीट किया और उनको काम में बाधा डाला। इसमें सरपंच का कहना है और सब जगह हमने एसपी, डीआईजी, आईजी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तमाम सबको एक लिखित शिकायत किया कि तहसीलदार ने फर्जी मामला दर्ज कराया है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तहसील में, अगर हमने मारपीट किया है तो उस कैमरे में कैद हुए होंगे, वो रिकॉर्ड निकाल लिए जाए पुलिस के द्वारा। और हम जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस समय हम उत्तर प्रदेश में थे, अपनी बच्ची की शादी की तलाश करने के लिए गए थे, ऐसा सरपंच का कहना था। और वहां से तहसीलदार से फोन पर बात किया है तो कॉल डिटेल निकाले जा सकते हैं दोनों फोन के, जिससे यह साबित हो जाएगा कि वीरभद्र सिंह सिमरिया में थे कि नहीं थे। ये करने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। तहसीलदार चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये मान करके कि गलत रिपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि आज इतना चरित्र पतन हो चुका है कि ये असंभव नहीं है। उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया, उसको वीरभद्र सिंह फेस कर रहे हैं। इसके बाद ये वीरभद्र सिंह हमारे पास आए। मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ और जिला अधिवक्ता संघ रीवा का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मैंने इनको सलाह दी कि एसपी साहब से बात करो। एसपी साहब के पास ही आए, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर ये हाई कोर्ट गए, इन बातों की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हाई कोर्ट ने हमारी बात को समझा और हाई कोर्ट ने जमानत आदेश जारी किया, अग्रिम जमानत आदेश जारी किया वीरभद्र सिंह का। और वीरभद्र सिंह जब को ये निर्देशित किया हाई कोर्ट ने कि आप थाने में जा करके जमानत मुचल कर थाना प्रभारी गिरफ्तार करें, तो इनको जमानत थाने जा करके और थाना प्रभारी को आदेश दिया, कॉपी दिया और उन्होंने उसको देखा और ये कहा कि ठीक है आप जाइए, और ये चले आए। अब इनकी ना तो जमानत ले रहे हैं ना मुचलका ले रहे हैं। उनकी साजिश ये है कि वो हाई कोर्ट को लिख करके भेजेंगे कि ये वीरभद्र सिंह हाई कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझ में आ गया कि थाना प्रभारी नेक नियति से काम नहीं करना चाहते, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तब इन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में सिरमौर में, जो संबंधित थाने की कोर्ट जहां लगती है, उसमें मजिस्ट्रेट के यहाँ एक आवेदन दिया गया कि थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाए कि वो जमानत हाई कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस करें। हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 तारीख को ऑर्डर किया कि इनको विवेचना अधिकारी वीरभद्र सिंह को जमानत मुचलके पर हाई कोर्ट के आदेश के पालन में छोड़ें और न्यायालय में चालान प्रस्तुत करें। हाई मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश का भी कंप्लायंस थाना प्रभारी सिमरिया नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तुमको जिला बदर के प्रकरण में जेल भेज कर रहेंगे। और जिला बदर का प्रकरण क्या है? इनके खिलाफ उन्हीं आपराधिक मामलों के संबंध में पिछले टर्म में पिछले साल जिला बदर की कार्यवाही की गई। कलेक्टर ने उसको देखा, पूरे रिकॉर्ड पेश हुए, कलेक्टर ने उसको खारिज कर दिया और ये कहा कि जिला बदर की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद की बैठक संपन्न। न्यायालय परिसर में शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान पार्टी जिला सचिव कॉमरेड एडवोकेट घनश्याम सिंह एवं YN शुक्ला के नेतृत्व में की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्टी सदस्य रामचरण पटेल, गया प्रसाद मिश्र, श्रवण कुमार श्रीवास्तव, मोतीलाल शुक्ल, लालजी पांडे, लालमणि त्रिपाठी आदि अन्य लोग मौजूद रहे। 18 दिसंबर 2020 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला परिषद की बैठक YN शुक्ला, कॉमरेड YN शुक्ला के सभापतित्व में की गई। मीटिंग शुरू होने के साथ ही जिला सचिव कॉमरेड घनश्याम सिंह ने जिले के राजनीतिक घटनाक्रमों पर संक्षेप में प्रकाश डाला। मुख्य विषय किसानों का अखिल भारतीय आंदोलन था, जो 24 दिन से निरंतर तमाम तरह की कठिनाइयों, परेशानियों के बावजूद वह अभी भी चल रहा है। इस संबंध में सरकार की तरफ से वार्तालाप के नाम पर कई राउंड किसानों से बातचीत
की गई और उसका कोई निष्कर्ष या नतीजा नहीं निकला। किसानों के फायदे में अगर ये 3 कानून हैं तो उसे स्वीकार करने में, उसके विरोध में इतना बड़ा किसानों का आंदोलन क्यों हो रहा है? सरकार के हठधर्मिता की वजह से और आंदोलन में फूट डालने की रणनीति की वजह से आंदोलन में जो लोग शरीक हैं वो इतनी सर्दी में, इतनी कठिनाई में सड़क के ऊपर सोते हैं। 24 किसान आंदोलन के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। किसान नेता संत ने अपने को गोली मार लिया और उन्होंने एक पत्र भी दिया कि किसानों की मांगों का वो समर्थन करते हैं और उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। इस दुख में वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना काल के बीच खुले स्कूल, अभिभावकों में देखा जा रहा कोरोना का भय। स्वर्गीय पंडित राम सागर शास्त्री जी की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित हुई संगोष्ठी। 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक। सामने आई कांग्रेस की गुटबाजी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।